नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी भी एक एक रुपए महंगी हो गई है। हालांकि सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ने का असर दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में पीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति मानक क्यूबिक मीटर बढ़ाकर 36 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जबकि सीएनजी की कीमत 1 रुपये प्रति किलो बढ़ाकर 59 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। बीरभूम जिले के रामपुरा हाट कस्बे के बोगतोई गांव में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को गांव में पहुंची। ममता ने यहां बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि वो भरोसा नहीं कर सकती कि आधुनिक बंगाल में इस तरह की बर्बरता हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस घटना में मां और बच्चों की भी हत्या की गई है। इस मौके पर मारे गए लोगों के परिजन और गांव वाले ममता बनर्जी से मिलने आए। ममता ने आरोप लगाया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने और सभी एंगल से घटना की जांच करने को कहा। लोगों के ये कहने पर कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, ममता बनर्जी ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और कहा कि वो किसी तरह का कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सक्रिय हो गईं। उन्होंने 26 मार्च को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिवों और राज्य के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही ताज़ा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही सोनिया गांधी पार्टी के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा कर सकती हैं। इस बैठक में संगठन के चुनाव पर भी चर्चा होगी, क्योंकि पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की लगातार मांग रही है कि पार्टी में जिला, ब्लॉक, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए जाने चाहिए। इन दिनों ये चुनाव कई राज्यों में चल रहे हैं और इस साल सितंबर तक पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। यूपी में कल होने वाले योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई हाई प्रोफाइल नेताओं के अलावा द कश्मीर फाइल्स फिल्म के कलाकार भी मौजूद रहेंगे। इस बड़े इवेंट में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, कंगना रनौत और बोनी कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे। बोनी कपूर का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिजनेस भी है। हाल ही में रिलीज हुई हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम को भी खास तौर पर बुलाया गया है। एक्टर अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के शामिल होने की उम्मीद है। यूपी और देश के तमाम हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 20,000 कुर्सियां स्टेडियम में लगाई गई हैं। कई तरह के पास जारी किए गए हैं। हिजाब पर फौरन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मना कर दिया। उसने तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मुद्दे को सनसनीखेज नहीं करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए कोई विशेष तारीख देने से भी इनकार कर दिया। याचिकाओं में मांग की गई थी कि इसकी सुनवाई फौरन हो ताकि छात्राएं परीक्षा से वंचित न हों। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा, परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है, सनसनीखेज मत बनाइए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। अगर इन्हें रोका गया तो 1 साल निकल जाएगा। इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अदालत अगले हफ्ते की कोई तारीख तय कर सकती है। इस तरह की एक याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद होली की छुट्टियों से पहले लगाई गई थी, लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी से हट गए हैं। उनकी जगह रविंद्र जडेजा कप्तानी संभालेंगे। जडेजा 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स के अहम हिस्से हैं और एक बेहतर ऑलराउंडर भी हैं। हालांकि धोनी सत्र में और आगे भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते रहेंगे। 2 दिन बाद IPL शुरू हो रहा है। पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से मुंबई में होगा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की रिपोर्ट पर AIMM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे की खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है, क्या यह सच है कि चीन के विदेश मंत्री इस सप्ताह भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे? ओवैसी ने कहा कि अगर ये सच है तो यह हमारी अपनी नीति से कैसे मेल खाता है, जिसमें कहा गया था कि लद्दाख सीमा संकट हल होने तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं होंगे। ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि चीनी सैनिक अभी भी हमारे सैनिकों को देपसांग, PP-15 और डेमचौक में हमारे अपने इलाके में प्रवेश करने से रोकते हैं। यहाँ तक कि अन्य इलाकों में भी एक नई यथास्थिति बन गई है जो हमें वहाँ जाने से रोकती है। ओवैसी ने कहा, क्या हम इस नई यथास्थिति को अब स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि हम चीन के विदेश मंत्री का स्वागत कर रहे हैं? और क्या इस तरह से हम PMO के उस तर्क को सही साबित कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आया है?
भारत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के कश्मीर पर दिए गए बयान को खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और चीन सहित अन्य देशों को इस पर प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में हुई OIC की हालिया बैठक में कहा था, कश्मीर पर हमने फिर से कई इस्लामिक दोस्तों की बात सुनी है और चीन भी ऐसी ही आशा रखता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया के तमाम देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत कभी भी उनके आंतरिक मामलों में सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को नहीं रखता। पिछले महीने भी भारत ने चीन और पाकिस्तान की ओर से जम्मू और कश्मीर को लेकर आए एक संयुक्त बयान को खारिज कर दिया था और कहा था कि जम्मू और कश्मीर के साथ ही लद्दाख भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। राजस्थान में एक दलित युवक को द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर फेसबुक पर पोस्ट करना भारी पड़ गया। दलित युवक का नाम राजेश कुमार मेघवाल है और उसने 18 मार्च को फेसबुक पर फिल्म को लेकर एक टिप्पणी की थी। मेघवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि फेसबुक पर ये लिखने के बाद कुछ लोगों ने उनकी पोस्ट पर धार्मिक नारे लिखे, उन्हें धमकियां मिली और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। मेघवाल ने कहा कि गांव वालों और एक पूर्व सरपंच ने उन पर गांव के मंदिर में माफ़ी मांगने के लिए दबाव बनाया। मेघवाल ने कहा कि उनसे धक्का मुक्की की गई और जबरन मंदिर के फर्श पर नाक रगड़वाई, जबकि गाँव के लोगों ने उन्हें भरोसा दिया था कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। बता दें, मेघवाल ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है और इसे टैक्स फ्री किया गया है। ये ठीक है, लेकिन दलितों और दूसरे समुदायों के खिलाफ भी अत्याचार होते हैं, तो ऐसे में जय भीम जैसी फिल्मों को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जाता। 32 साल के मेघवाल अलवर जिले के गोकुलपुर गांव के रहने वाले हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज JNU के पूर्व छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद को पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में जमानत खारिज कर दी। उन्हें 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद और अभियोजन पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद 3 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान आरोपी पक्ष ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूतों की कमी है। बता दें, उमर खालिद पर दिल्ली दंगे में एक बड़ी साजिश रचने के आरोप में UAPA के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण के दौरान अगर रूस रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका भी इसका जवाब देगा। यूक्रेन के एक अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बात कही। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के आला अफसरों की टाइगर टीम इस बात पर विचार कर रही है कि अगर रूस नेटो क्षेत्रों में हमला करता है तो वो यूक्रेन को हथियारों की व अन्य सहायता देगा। नेटो के चीफ ने भी कहा कि सहयोगी देश रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से यूक्रेन को सुरक्षा देंगे। बता दें, रूस के प्रवक्ता दिमित्री पास्कोव ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में अगर उसके खिलाफ अपने अस्तित्व को बचाने का खतरा होगा तो उनका देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।